नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का अनुसंधान का टॉपिक है आज का, और प्रैक्टिस सेट है हमारा 94। ठीक है, तो फ्रेंड 94 का हमारा प्रैक्टिस सेट है। फिर 94 हमारा टॉपिक है। ठीक है, और हमने देखो आज एक प्रतियोगिता करने का फैसला लिया है। प्रथम प्रश्न पत्र की प्रतियोगिता कराएंगे हम, जिसमें आपको 20 सवालों में से 10 सवाल ठीक करने होंगे, और आपको यानी कि जो टॉप 50 विद्यार्थी होंगे उनको निःशुल्क कोर्स ज्वाइन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, टॉप 50 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोर्स ज्वाइन कराया जाएगा, और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस केवल 20 रुपए होगी। तो फ्रेंड्स, 10 जुलाई को उसका टेस्ट होगा। ठीक है, आप जो है सभी आइए, आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखो, 1 नंबर का काम होगा, ऐसा नहीं भाई आपके 20 रुपए ले लिए और कोर्स जो नहीं कराया, बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हमारा जेबी स्टडी पॉइंट का ऑफिशियल ऐप, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको जो चैट है, चैट बॉक्स है, वहां भी आपको थोड़ी देर में लिंक आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केवल 20 रुपए शुल्क है, और आप पेपर फर्स्ट का कोर्स बिल्कुल निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट पास करने के बाद में। 20 में से 10 सवाल ठीक करने बस। तो फ्रेंड्स, 10 जुलाई को पेपर है। ठीक है, 12 बजे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे कोर्स है। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, और आपको तो फ्रेंड्स आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। ठीक है, 20 सेकंड का समय जो है आपको कमेंट करने के लिए दिया जा रहा है। तो पहला सवाल आपके सामने, अनुसंधान का परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। तो पहला ऑप्शन है इसका परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण, प्रपोषण और निष्कर्ष। दूसरा ऑप्शन है इसका शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण, प्रपोषण और निष्कर्ष। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 है परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण, पहुंचना और निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर 4 है परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या को अंतिम रूप देना, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में किस क्रम को आप सबसे उपयुक्त मानोगे? तो फ्रेंड्स देखो, हमारा कोई इतना बड़ा फर्म नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं है, परंतु मैं दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूं देखो कम से कम शुल्क में और गरीब से गरीब बच्चों को भी अपने साथ लेकर चलूं, और अपना जो कोर्स, जो मेरी मेहनत है, उसको मैं कम से कम शुल्क में आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, सवालों का लेवल बेस्ट होगा। जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा हो तो फ्रेंड्स आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 1-2 सवाल ऐसा होगा तो काफी बड़ा होगा,
और आपको सही से दिखाई नहीं देगा। शिवाजी, वैशाली जी, अनिता जी, दीपेंद्र, कौशिक जी, वेलकम आपका। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको अभी प्ले स्टोर से हमारे जो ऐप है उसकी लिंक में डाल देता हूं। ये आपको लिंक है हमारे ऐप की। तो फ्रेंड्स, पहले सवाल का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देखते हैं कैसे है। तो फ्रेंड, जब हम रिसर्च करते हैं, जैसे हम पीएचडी में पहुंच गए, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, पीएचडी में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है किसी का एक टॉपिक लेना, पीएचडी का टॉपिक लेना या किसी शोध का टॉपिक लेना। तो फ्रेंड्स, वो उसको समस्या ही बोल सकते हैं, टॉपिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो शोध समस्या का निर्धारित करने की समस्या है क्या, हमको जो टॉपिक मिलेगा हमें उस पर क्या समस्या पर हमें शोध करना है। उसके बाद में हम उसको दोस्तों क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे, यानी कि एक ओवरव्यू ड्राफ्ट बनाएंगे, परिकल्पना बोलते हैं इसको, हाइपोथेसिस। उसके बाद में उस परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, फिर सामान्यीकरण पर पहुंचेंगे, फिर उसका निष्कर्ष हम निकालते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित क्रम को उपयुक्त माना जाता है। सबसे पहला है शोध समस्या निर्धारित करना, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण, उसके बाद में परिकल्पना परीक्षण होता है, उसके बाद में प्रदत्तों यानी कि जो हम डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसका विश्लेषण करते हैं। यानी कि दोस्तों हमको 10 में से हमने 10 तरह के डाटा इकट्ठे कर लिए और हमको उन 10 में से अपने मतलब का डाटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, भाई कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। उसके बाद में सामान्यीकरण पहुंचते हैं और सामान्यीकरण पहुंचने के बाद में फिर हम निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं, फिर हमारा जो शोध है वो पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया प्राविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया प्राविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। मानकीय सर्वेक्षण, प्रयोगमूलक अध्ययन, निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन और कार्योत्तर अध्ययन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुनहरा मौका है। 10 जुलाई को आपका टेस्ट होगा। ठीक है। जिनमें टॉप 50 स्टूडेंट को फ्री कोर्स ज्वाइन कराया जाएगा। तो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया प्राविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आती है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन प्राविधेयात्मक उपागम अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिव रिसर्च अप्रोच के अध्ययन के अंतर्गत आएगी। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता सब्जेक्टिविटी से संबंध होता है और प्रत्यक्षवादी द्वारा अपनाए गए पूर्ण वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव वाले रूप से दूर जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रयोग मूलक विधि, वर्णनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि और क्रियात्मक अनुसंधान विधि। कोई विद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? तो बहुत ही सुनहरा मौका है निःशुल्क कोर्स ज्वाइन करने का। केवल आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क जाएगा 20 रुपए और 20 सवाल में से आपको 10 सवाल ठीक करने हैं और टॉप 50 स्टूडेंट को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कोर्स ज्वाइन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है क्रियात्मक या एक्शन रिसर्च मेथड, ऑप्शन नंबर डी। क्रियात्मक अनुसंधान विधि उपयोगी होगी यदि कोई महाविद्यालय शिक्षक एक शोध कार्यक्रम तैयार करे जिसमें उसका उद्देश्य शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना हो। क्रियात्मक शोध विधि समस्या को पहचानने और उसके निराकरण के सुझाव के लिए आयोजित की जाती है जिसकी प्रकृति चक्रीय होती है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चक्रीय होती है, ठीक है। जैसे कि नियोजन करता है, क्रियान्वयन करता है उस पर, फिर पर्यवेक्षण करता है, फिर चिंतन करता है, ठीक है। तो ये जो है चक्रीय प्रकृति का होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? पहला है अनुसंधान चरों की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, तीसरा आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया और चौथा है आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया और पांचवा है अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स, सवाल बड़े हैं, ठीक है, और आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो काफी हाई फाई लेवल के हैं। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि भाई आप अपने सब्जेक्ट में पास हो गए और पेपर फर्स्ट में फेल हो गए, बड़ा दुख होता है। तो फ्रेंड्स, हम जो आजकल का जो लेवल है एग्जाम का वही ऐसे ही सवाल लेकर आ रहे हैं और हम दोस्तों नित्य नए नए प्रयोग करते रहते हैं स्टूडेंट के लिए, गरीब छात्रों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो बच्चों की सोच पर डिपेंड करता है कि भाई कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि भाई फ्री में क्या पढ़ाएगा कोई। देखो, ये हमारी सोच ऐसी नहीं है, हम बिल्कुल ईमानदारी से आपको कोर्स कराएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें देखो आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल यानी कि अनुसंधान चरों को पहचान करना और ऑप्शन नंबर 2 अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। ये जो है अनुसंधान जो होता है दोस्तों, ये सबसे कम प्रभावित करता है। जबकि जो प्रभावित करता है आंकड़ा, आप आंकड़े जो है डाटा जो है वो कलेक्शन किस तरीके से कर रहे हो ये प्रभावित करता है। और उसका जब आपने आंकड़ा इकट्ठा कर लिया उसका विश्लेषण जो करोगे वो बड़ा प्रभावित करता है।
और फ्रेंड्स, अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग जो करोगे वो और ज्यादा जो है प्रभावित करता है, और इसी से ही आपका जो रिसर्च है दोस्तों वो एकदम एक वैलिड बनता है, वैलिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान चरों की पहचान तथा अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया तथा अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण शोध आचार संहिता से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? तो आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आधारित सिद्धांत मूलक शोध, दूसरा है परीक्षण मूलक शोध, तीसरा है सहभागी परीक्षण आधारित शोध, चौथा ऐतिहासिक शोध और पांचवा व्यष्टि अध्ययन शोध। मधु मिश्रा जी, गुड इवनिंग। शीतला धाम लोक कल्याण ट्रस्ट जी, आपका भी वेलकम। सुनील कुमार जी वेलकम आपका। मीना कुमारी जी वेलकम। फ्रेंड्स, सवाल जो होगा, सवाल का लेवल होगा हमारे पास में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम पास करेंगे, सवाल का लेवल होगा, दिमाग को घुमाएगा सवाल हमारा। तो सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा पहला ठीक हो जाएगा, आधारित सिद्धांत मूलक शोध, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध, और ऑप्शन नंबर 5 व्यष्टि अध्ययन के यानी केस स्टडी रिसर्च जो है दोस्तों, इसमें शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 5। आधारित सिद्धांत मूलक शोध, सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध तथा व्यष्टि अध्ययन शोध शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई शिक्षक स्किनर के प्रेवलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, मूल्यांकन परक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एप्लाइड या अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तो इस ये जो अनुसंधान है ये समाज में पनपी, समाज में उत्पन्न होने वाली विभिन्न तरीके की समस्याओं का हल करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यदि कोई शिक्षक स्किनर के प्रेवलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है तो यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान से संबंधित होगा। अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष
व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कथन फर्स्ट है, समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। कथन सेकंड है, क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। आपको हर एक सवाल में 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। और फ्रेंड जितने भी देख रहे हैं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका शुल्क केवल 20 रुपए निर्धारित किया गया है। और इसमें टॉप 50 स्टूडेंट को, यानी कि जो पास हो जाएंगे उनमें टॉप 50 स्टूडेंट को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कथन जो फर्स्ट है वो असत्य है, क्योंकि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है, कभी कभी जो अनुसंधान होते हैं तो फ्रेंड्स वो जो होता है वो, जैसे कि कभी कभी हम ऐसा होता है कि भाई समस्या आ रही है उसका निर्धारित करते हैं। ठीक है, या हम किसी चीज को, कोई वस्तु पहले से हो चुकी है उसको हम दोबारा उस पर अनुसंधान करते हैं। ठीक है, कुछ उसमें नया खोजते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो गलत हो जाए, क्योंकि ये बोल रहा है समस्त अनुसंधान, सारे जो अनुसंधान होते हैं किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। जबकि दोस्तों किसी सिद्धांत के नहीं, भाई जो आप जिस टॉपिक से आप संबंध रिसर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक में आप ज्ञान बढ़ाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में है प्रमुख अनुसंधान पद और सेकंड में है विवरण। तो सूची फर्स्ट में देखते हैं, ए है शोध समस्या, उसके बाद में है बी शोध परिकल्पना, उसके बाद में है सी अध्ययन का प्रतिदर्श या सैंपल ऑफ स्टडी, और ऑप्शन नंबर जो डी है शोध उपकरण। अब सूची सेकंड में देखते हैं, प्रविधियां जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सेकंड है परिभाषित किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र में से लिया गया उपसमुच्चय, और थर्ड है किसी शोध प्रश्न का कोई अंतिम समाधान या उत्तर, और ऑप्शन नंबर जो 4 है शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। थोड़ा समय ले लीजिए इस पर, सवाल बहुत ही शानदार है। फ्रेंड देखो इसमें सूची फर्स्ट में है, सबसे पहला है शोध समस्या। ठीक है, शोध समस्या क्या करता है? तो फ्रेंड शोध समस्या में शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया
जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस, उसका मतलब क्या होता है कि किसी शोध प्रश्न का कोई अंतिम समाधान या उत्तर। ऑप्शन नंबर 3। और सी का है अध्ययन का प्रतिदर्श, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र में से लिया गया उप समुच्चय। यानी कि आप सैंपल ले रहे हैं 100 आदमियों का, और फ्रेंड्स आपको पता है कि 100 आदमी एक जैसे हैं, उनकी प्रकृति एक जैसी है, उनकी आर्थिक कंडीशन एक जैसी है, उनकी सामाजिक कंडीशन एक जैसी है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, मैं 100 का नहीं करके उनमें से 10 का कर लोगे, और आप उनका 10 का चेक करके और 100 का उनका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शोध उपकरण, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शोध समस्या, शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। शोध परिकल्पना, किसी शोध प्रश्न का कोई अंतिम समाधान या उत्तर। अध्ययन या का प्रतिदर्श, किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र में से लिया गया उपसमुच्चय। और शोध उपकरण, प्रविधियां जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार हैं। सोपान या स्टेप। तो पहला जो स्टेप है, किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना। दूसरा स्टेप है समग्र को परिभाषित करना और उसमें से उप समुच्चय निकालना। स्टेप नंबर 3 है समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण। और स्टेप नंबर 4 है परिकल्पना निर्माण और शोध का अभिकल्प विकसित करना। स्टेप नंबर 5 है शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना का पर कोई निर्णय लेना। दोस्तों सवाल कुछ अटपटे जरूर है, परंतु सवाल का लेवल ये यही आ रहा है। तो बताइए आपको जो लेवल आ रहा है एग्जाम में वो लाए या जो नहीं आ रहा है वो लाए। दोस्तों देखो आप कितने भी देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, परंतु हमारा सवालों का लेवल बिल्कुल बेस्ट रहेगा। क्योंकि हमारा मानना है दोस्तों जितने भी देख रहे हैं उनको दोस्तों 2-4% फायदा जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई अपने स्वार्थ के लिए कि भाई हल्के हल्के सवाल ले आओ बच्चे ज्यादा देखेंगे, ऐसा हमारे मन में भी नहीं आता। हम चाहते हैं हम अगर एक सवाल भी लाए तो फ्रेंड्स आपको उसका लाभ जरूर मिले। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार हैं। और फ्रेंड्स इसलिए हम जो है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स ज्वाइन करवाता हूं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इन पर क्या लगाना है, इनका आपको क्रम लगाना है। ठीक है, क्रम लगाना है क्योंकि पांचों ही ठीक है और पांचों में से आपको क्रम लगाना है कि पहले पर कौन सा आता है, दूसरे पर कौन सा आता है, तीसरे पर कौन सा आता है, चौथे पर कौन सा, पांचवें पर कौन सा आता है। ठीक है, आपको क्रम लगाना है। तो फ्रेंड देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मैं आपको बिल्कुल सिंपल में बताऊंगा कि अगर आप शोध कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक या किसी शोध समस्या को परिभाषित करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना यह आ जाएगा। उसके बाद में तो उसके जस्ट बाद में भाई आप कोई भी कुछ भी काम बना रहे हैं, जैसे घर बना रहे हैं, ठीक है, तो आप घर बनाओगे तो आपको सबसे पहले जो है एक समस्या होगी घर बनाना।
उसके बाद में आप क्या बनवाओगे, एक नक्शा, आपके माइंड में एक नक्शा बनेगा, भाई मैं लेटरिन यहाँ बनवाऊंगा, बाथरूम यहाँ बनवाऊंगा, किचन यहाँ बनवाऊंगा, बेडरूम यहाँ बनवाऊंगा। तो ये एक इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस बोलते हैं, परिकल्पना निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसको जो है आप एक नक्शा बनवाते हैं उसी के तहत। तो फ्रेंड्स जो है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें परिकल्पना निर्माण और शोध का विकल्प विकसित करना था। भाई हमारा जो शोध होगा वो किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, ठीक है, समग्र को परिभाषित करेंगे और उसमें से उप समुच्चय निकालेंगे। यानी कि आपको दोस्तों आपने क्या कर दिया, आपने 10 नक्शे बनाए, आपको 10 में से एक ही नक्शा छांटना है, इसको बोलते हैं दोस्तों ड्राइंग, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं हम, चौथे नंबर पर आएगा सी, समुचित जितने भी शोध उपकरण होंगे उनका प्रयोग करके आप डाटा संग्रहण करेंगे, उसके बाद में उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रह माने इकट्ठा करना, डाटा माने जैसे कि आप शोध कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितना भी डाटा होगा, ठीक है, मैटर होगा, उसको आप कलेक्ट करेंगे। फिर आप घर ले जाकर आप उसमें क्या करेंगे दोस्तों, उसमें आपको छाटेंगे आप, तो कौन सा मेरे रिसर्च के लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, ठीक है। और 5वें नंबर पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना। तो फ्रेंड्स सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध या मात्रात्मक परिणात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नवत हैं। पहला है किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना। सेकंड पर आता है परिकल्पना निर्माण और शोध का विकल्प विकसित करना। तीसरा आता है समग्र को परिभाषित करना और उसमें से उपसमुच्चय प्रतिदर्श निकालना। चौथे नंबर पर आता है समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोगों द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण। और 5वें नंबर पर आएगा आपका शून्य परिकल्पना, HGO के माध्यम से शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता होती है। तो पहला है अनुपातिक प्रतिदर्श चयन, स्नोबॉल प्रतिदर्श चयन, स्तरित प्रतिदर्श चयन, और डी है विमात्मक प्रतिदर्श चयन, और 5वां है गुच्छ प्रतिदर्श चयन। राजीव पटेल जी हाय, आपका वेलकम है। तो फ्रेंड देखो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 10 जुलाई को हमारा टेस्ट होगा 12 बजे, ठीक है फ्रेंड्स। 12 से 1 के बीच में आपका टेस्ट होगा और उसमें 20 सवाल होंगे। 20 में से आपको 10 सवाल ठीक करने होंगे। जो भी स्टूडेंट 10 सवाल ठीक कर देंगे उनको उनमें से टॉप 50 को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पेपर 1 का कोर्स निःशुल्क ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। उसका शुल्क केवल 20 रुपए होगा रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, केवल 20 रुपए होगा उसका रजिस्ट्रेशन फीस। बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास में। और ऐसे ही 10 जुलाई को हिस्ट्री का हमने जो है इतिहास की प्रतियोगिता रखी है, तो फ्रेंड्स उसका भी शुल्क 20 रुपए है और उसके भी कोर्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। उसमें केवल टॉप 10 बच्चे शामिल होंगे, 30 बच्चे उसमें लेने हैं, 50 इसमें से लेने हैं। तो शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक, प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपल, सैंपल का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आपको कोई डाटा लेना है, ठीक है, कहीं से भी आपने 10 आदमी जो है चुन लिए कि भाई इनके पास में डाटा मिलेगा मेरा, और वो 10 आदमी बिल्कुल एक ही साइज, एक ही लंबाई, एक ही आर्थिक कंडीशन, मतलब सब कुछ समान है उसमें। तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे
अगर आप पे टाइम नहीं होगा तो आप ये करोगे उसमें कि भाई मैं आप 10 में से 2 का इंटरव्यू ले लेता हूं और उन्हीं के आधार पर आप 10 का जो है मैं निष्कर्ष निकाल दूंगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रतिदर्श सैंपल। तो प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें अनुपातिक प्रतिदर्श चयन, स्नोबॉल प्रतिदर्श चयन, स्तरित प्रतिदर्श चयन, विमात्मक प्रतिदर्श चयन और गुच्छ प्रतिदर्श चयन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें सी स्तरित प्रतिदर्श चयन और ऑप्शन नंबर ई गुच्छ प्रतिदर्श चयन क्लस्टर। तो ये जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। स्तरित प्रतिदर्श चयन और गुच्छ प्रतिदर्श चयन संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श चयन तकनीक है जिनमें किसी समग्र से प्रतिदर्श के चयन में इकाइयों को यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता प्राप्त होती है, जबकि अनुपातिक, स्नोबॉल और विमात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियां गैर संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियां हैं जिनमें प्रतिदर्श शोधकर्ता के निर्णय और शोध के उद्देश्य के आधार पर लिए जाते हैं। संभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र माने कि समस्त के सभी तत्व के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना समान रहती है तथा प्रत्येक इकाई को चुनने की स्वतंत्रता ही इसे अधिक प्रभावकारी बनाती है। वहीं असंभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना असामान्य होती है। इसे शोधकर्ता अपने शोध कार्य, लागत, समय, स्थान के आधार पर प्रतिदर्श को चयनित एवं निर्धारित करता है। परिसीमन की ये मात्रा ही इस प्रतिदर्श विधि की दुर्बल बनाते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज की क्लास। आपने कितने सही हुए? अगर आपको हमारा जो पेपर फर्स्ट का कोर्स है उसको फ्री ज्वाइन करना है तो फ्रेंड्स हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप का, और जहां आप चैट कर रहे हैं वहां भी जो है ऐप का लिंक दे रखा है। तो फ्रेंड्स 10 जुलाई को 12 बजे जो है टेस्ट होगा, ठीक है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो केवल 20 रुपए है और आपको फुल कोर्स का मौका मिलेगा। टॉप 50 स्टूडेंट को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा कोर्स ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों ये थी क्लास, और कितने आपके सही हुए और कैसी लगी, सवालों का लेवल बताओ दोस्तों कैसा था, ठीक है, सवालों का लेवल कैसा था। धन्यवाद क्लास करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको नेट हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8755475312 और दूसरा नंबर हमारा 8218345167। ये दोनों नंबर हमारे बिल्कुल मामूली शुल्क पर दोस्तों एकदम हाई लेवल की तैयारी हम कराते हैं, ठीक है। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।